हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अमूर्त बीजगणित का जो चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है हमने पिछले 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिया है पूरा, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 का क्या नाम है हमारा, सब ग्रुप या उप समूह, जिसको हम उप ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा चैप्टर का नाम। पहले वाला चैप्टर था हमारा समूह और ये है हमारा उप समूह, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप पिछले वाले पेपर में एनालिसिस करके देख सकते हो। इसमें मतलब थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक भी चीज़ को हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को डेफिनेशन के साथ कि उपसमूह की डेफिनेशन होती क्या है या उपसमूह क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम अपनी लैंग्वेज में इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि उपसमूह होता क्या है, फिर हम इसको समझेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो उपसमूह होता क्या है? उपसमूह होता है कि मतलब कि हम कहें कि जैसे हमने ग्रुप की बात की, समूह की बात की। समूह क्या होता है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होता है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो बहुत सारे एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे समुच्चय का एक परिवार रहता है, कुल रहता है। उन सबको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक बीजीय व्यंजक बनाते हैं, और जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ लागू होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है? एक तो हमारी होती है साहचर्यता, एक हमारी होती है तत्समकता, और एक हमारी क्या कौन सी होती है, प्रतिलोमकता। यदि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होती है तो एक समुच्चय का या कुल या परिवार क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। ये तो हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ग्रुप की, या जिसको हम क्या बोलते थे, गुणात्मक ग्रुप भी बोलते थे, जिसको गुणात्मक ग्रुप भी हम बोलते थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं उप समूह। तो जो हमने क्या पढ़ा, बीजीय व्यंजक बहुत सारे समुच्चयों का एक बहुत सारे समुच्चयों का एक कुल होता है। तो उसमें से कुछ समुच्चय हमने निकाल लिया, या उसमें से एक समुच्चय हमने निकाल लिया, तो उस एक समुच्चय को निकालने पर हम क्या बोलते हैं, उसको उप समुच्चय। जैसे कि वो एक अपने पास क्या है कि एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे समुच्चय, इस तरह से मान लिया कि बहुत सारे समुच्चय है, ठीक है ना। ये बहुत सारे समुच्चय, इसमें से मैंने इस वाले समुच्चय को बाहर निकाल लिया और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एच। तो ये एच क्या हो गया, इन बहुत सारे मतलब सारे समुच्चयों का एक क्या हो गया, उप समुच्चय। क्या हो गया ये, उप समुच्चय। आई चीज़ समझ में? बहुत सारे समुच्चय है, बीजीय व्यंजक में बहुत सारे समुच्चयों का एक परिवार होता है, उसमें से मैंने एक समुच्चय को बाहर निकाल लिया, तो ये एक समुच्चय क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। लेकिन हमको यहाँ पर क्या समझना है कि उप समूह समझना है। तो ये जो उप समुच्चय है, यदि ये दो प्रॉपर्टीज़ है, मैथमेटिक्स टर्म मतलब मैथमेटिकल टर्म में दो प्रॉपर्टीज़ है, यदि इन दोनों की पालना करता है, या ऐसा समझ सकते हो दो प्रतिबंध है, यदि इन दोनों की पालना करता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, उप समूह। आई चीज़ समझ में कि बीजीय व्यंजक में क्या होता है, बहुत सारे समुच्चय होते हैं, उसमें से यदि मैं एक समुच्चय को बाहर निकाल लूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उप समुच्चय, ठीक है ना। लेकिन इसको मुझे क्या प्रूव करना है, उप समूह प्रूव करना है। तो उप समूह को क्या तो जब ये उप समुच्चय है, इन दो प्रॉपर्टीज़ को या इन दो प्रतिबंध की पालना करता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, उप समुच्चय को उप समूह। कि हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये जी में, ये सारे समुच्चय किस में है, जी वाले ग्रुप में। जी को हमने किससे दर्शाया, ग्रुप, मतलब जी मतलब एक समूह है हमारे पास। तो ये उप समुच्चय इस ग्रुप जी का क्या कहलाएगा, यदि ये दोनों प्रतिबंध की पालना करता है तो ये इस ग्रुप जी का उप समूह कहलाएगा। आई चीज़ समझ में? तो देखो डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि यदि किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उप समुच्चय मतलब जो हमने बाहर निकाला, अरिक्त उप समुच्चय एच जी का उपग्रुप कहलाता है। कब? जब ये दो प्रतिबंध की पालना होती है। कौन कौन से प्रतिबंध है? पहला प्रतिबंध तो ये है कि जैसे हमने कोई भी दो अवयव लिए, देखो कोई भी किसी भी समुच्चय को हम ग्रुप प्रूव करते थे, कोई भी बीजीय व्यंजक को हम ग्रुप प्रूव करते थे, तो क्या करते थे, सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया लगाते थे वहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे करनी है हमें। यहाँ पे क्या करना है, दो अवयव लेने हैं। किससे लेने हैं इस बार, हमको उप समुच्चय से लेने हैं, मतलब एच से लेने हैं। कि ए भी बिलोंग करता है एच से, बी भी बिलोंग करता है एच से। तो हमको यदि ए बी भी बिलोंग करेगा एच से, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी का या एक प्रतिबंध की पालना करता है। दूसरा प्रतिबंध क्या है कि एच जी द्वारा प्रेरित संक्रियाओं के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। मतलब एच क्या होना चाहिए, एक तरह से ग्रुप भी होना चाहिए। मतलब इसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, साहचर्यता होनी चाहिए, इसमें प्रतिलोम भी होना चाहिए, इसमें तत्समक भी उपस्थित होना चाहिए। यदि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ भी इसमें है, ठीक है ना, तो ये दोनों प्रतिबंध की पालना करेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये उप समुच्चय एच इस ग्रुप जी का एक उप समूह कहलाता है,
ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना है आपको, ये तो मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है ना। तो आपको यदि डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेता है छोटा क्वेश्चन में, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट भी लिखने हैं। ऐसा नहीं कि केवल डेफिनेशन लिख दो, ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो हमारे एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग के जो 5-6 एग्जाम्पल है, उनमें हमको क्या प्रूव करना है, हमको दे दिया होगा एच दिया हुआ होगा, मतलब हमको एच उप समुच्चय दिया हुआ होगा। ठीक है ना। और उस उप समुच्चय को हमको क्या प्रूव करना होगा, उप समूह प्रूव करना होगा। ये हमारे एग्जाम्पल है स्टार्टिंग के, और वो एग्जाम्पल 3-3 नंबर के क्वेश्चन में हर साल आते हैं लगभग। ठीक है ना। तो अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, वो हमारा चैलेंज है। तो इसके लिए हमको एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2.2। कौन सी थ्योरम है अपने पास, थ्योरम नंबर 2.2। अब ये थ्योरम क्या बोलती है, देखो मैं थ्योरम लिख रहा हूँ आपके सामने, आपको पढ़ते जाना है उसको, कि यदि किसी समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त का मतलब कि उसमें अवयव है, ऐसा नहीं है कि हम अवयव ही नहीं उसमें, है ना। अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपसमूह होगा यदि A बिलोंग करता है H से, B बिलोंग करता है H से, ठीक है ना। और तो AB इनवर्स भी किससे बिलोंग करना चाहिए, H से। आई चीज़ समझ में, एक थ्योरम है ये, इसको हम ये प्रूफ नहीं करेंगे अभी, हम केवल हमको इस थ्योरम का यूज़ लेना है अभी। ठीक है ना। क्योंकि हमको पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसके लिए ये प्रतिबंध हमको चाहिए, ये वाला, कि A बिलोंग करता है H से, B बिलोंग करता है H से, मतलब दो अवयव ले लिए A और B, H से ले लिए हमने उपसमुच्चय से। तो AB इनवर्स भी H से बिलोंग करना चाहिए। ये AB इनवर्स है, नॉट AB, ये चीज़ ध्यान रखना आप। हमको क्या प्रूव करना होगा कि कोई भी दो अवयव लेंगे, उन दोनों अवयव का इस तरह से हमको प्रूव करना होगा कि AB इनवर्स, मतलब A और सेकंड वाले अवयव का इनवर्स, दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हमको प्रूव करना है कि वो भी किस में उपस्थित होगा, H में। यदि ये वाली चीज़ हम प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो उपसमुच्चय H उस ग्रुप G का उपसमूह है। ये हमको, ये वाला जो प्रतिबंध है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे सारे एग्जाम्पल हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है ना। तो क्या करना है, हमको दो अवयव लेने हैं, और दोनों अवयव का इस तरह से हमको क्या करना है कि A अवयव B अवयव, तो AB इनवर्स भी हमको क्या प्रूव करना है कि वो भी किस में होगा, H में। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो उपसमुच्चय ग्रुप G का एक उपसमूह होगा। आई चीज़ समझ में, ये थ्योरम का हमको यूज़ लेना है। ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो अभी हमको नहीं करना है। अब कुछ एक एग्जाम्पल है स्टार्टिंग का, हम वो लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। क्या एग्जाम्पल है हमारा, कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय, ये वही है जो पिछले वाले मतलब चैप्टर फर्स्ट में हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय गुणात्मक समूह। देखो गुणात्मक समूह का मतलब क्या हुआ, वही समूह, क्योंकि हम समूह को क्या बोलते हैं, गुणात्मक समूह भी बोलते हैं ना, तो वो की वही चीज़ है, समूह भी बोल सकते हैं इसको केवल हम। समूह क्या दे रखा है हमको, C नोड, और संक्रिया कौन सी है अपनी, मल्टीप्लाई की, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, का एक उप ग्रुप है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली चीज़ इसमें हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है H, कि यहाँ पे उप समुच्चय है क्या, क्योंकि उसी को तो हम उपग्रुप प्रूफ करेंगे कि उप समूह हमको सिद्ध किसको करना है, इस उप समुच्चय को। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होना चाहिए हर क्वेश्चन में, वो क्या होना चाहिए, उप समुच्चय ढूंढने का। तो देखो ये उप समुच्चय, देखो प्रूफ किसको करना है हमको, सिद्ध कीजिए कि इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय, ये हमारा क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है ना, इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर के एग्जांपल में किया था, इतना हमको लॉन्ग नहीं करना है इसमें देखो हमको क्या करना है, इस तरह से हमको लिखना है कि हमने मान लिया कि जो इसके, देखो सबसे पहली बात कि ये उपसमुच्चय आएगा कहाँ से, आएगा तो इस ग्रुप से आएगा ना, है तो इस मतलब इसके बहुत सारे समुच्चय है, उसमें से एक समुच्चय हमने उठा लिया, तो मैंने मान लिया कि यह समुच्चय है एक्स, मान लिया उस समुच्चय को, मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और वो समुच्चय आया कहाँ से, अपने इस C नोड से, इस ग्रुप से आया अपने पास। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि हमने जो ये उपसमुच्चय उठाया है, वो उठाया कहाँ से, इस ग्रुप से ही उठाया, मतलब इस C नोड से उठाया, तो मैंने एक समुच्चय मान लिया कि H एक्स, और वो किससे बिलोंग करता है, C नोड से बिलोंग करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और साथ में दी हुई कि वो समुच्चय जो क्या है, इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय। अन्वय मूलों का मतलब क्या होता है कि जो भी समुच्चय है वो क्या है, इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय, यानी 1/1/n है, यही है ना। यदि मैं इस 1/n को मैं इधर लेके आता हूँ पावर को, तो ये क्या हो जाएगा, x⁴n = 1, मतलब यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी।
कि इसके जो प्रत्येक अवयव, समुच्चय का प्रत्येक अवयव के लिए ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि उसके ऊपर पावर n लगाने पर उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आई चीज़ समझ में। हमको क्या सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है, उप समुच्चय को ढूंढना है, क्योंकि उप समुच्चय को ही हमको उप समूह सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा उप समुच्चय है क्या, H। अब उप समुच्चय लाएंगे कहाँ से, तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है इकाई के अन्वय मूलों का उप समुच्चय, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैंने कोई भी मान लिया एक समुच्चय ले लिया हमने x, जो आएगा कहाँ से, C नोड से आएगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, x नोड बिलोंग टू C नोड। लेकिन इसके लिए स्पेशली मतलब इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि यह है कि इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय। इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय मतलब जो इसका समुच्चय है वो किसके बराबर लिखेंगे हम, 1 की पावर 1/n। इसी से हम क्या निकालते हैं, इकाई के अन्वय मूल। इस 1/n पावर को मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगी, x की पावर n इक्वल टू 1। मतलब ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको प्रतिबंध कौन सा प्रूव करना है, यहाँ पे एक बार वो लिख देते हैं कि A बिलोंग करता है यदि H से, B बिलोंग करता है H से, तो हमको क्या प्रूव करना है कि AB इन्वर्स भी बिलोंग कराना है H से। यदि ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है, मतलब ये वाली कंडीशन, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह उप समुच्चय इस ग्रुप G का या इस गुणात्मक समूह का उप समूह है। तो मैंने कोई भी दो अवयव मान लिए, माना कि A बिलोंग करता है किससे, इस मतलब कहाँ से ले रहा हूँ, अवयव कहाँ से ले रहा हूँ, H से ले रहा हूँ, तो A भी बिलोंग करता है H से और B भी बिलोंग करता है किससे, H से। दो अवयव ले लिया मैंने। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि AB इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए किससे, H से। यदि A बिलोंग करता है H से तो ये वाली कंडीशन A के लिए अप्लाई होगी या नहीं होगी, कि हम क्या लिख सकते हैं, A की पावर n इक्वल टू 1, ठीक है। यदि B भी बिलोंग करता है H से तो हम इसके लिए भी ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि B की पावर n इक्वल टू 1। आई चीज़ समझ में। तो अब हमको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसको आप देख लो। हमको अब सिद्ध देखो, यदि A H में था तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई हो रही है A की पावर n इक्वल टू 1। यदि B भी H में है तो इसके लिए भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि B की पावर n इक्वल टू 1। अब हमको इसके लिए ये सिद्ध करना है कि AB इन्वर्स भी इसमें है, तो AB इन्वर्स के लिए भी ये प्रूव करना है हमको। क्या प्रूव करना है कि AB इन्वर्स की पावर n इक्वल टू 1। यदि हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये उप समुच्चय उप ग्रुप का उप समूह है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों का मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि A की पावर n डिवाइड बाई B की पावर n, और इक्वल में क्या चलेगा, 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो देखो दोनों के ऊपर पावर कितनी है, n पावर है, तो होल पावर कितनी हो जाएगी, A डिवाइड बाई B की होल पावर n इक्वल टू क्या चलेगा, 1। ये A तो मेरा एज इट इज़ है, ये B ऊपर आएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, और होल पावर क्या चल रही है n, और इक्वल में क्या चल रहा है 1। देखो ये वाली कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी, मतलब AB इन्वर्स के ऊपर भी अपन n पावर लगा रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये भी इसमें उपस्थित है। मतलब तो हम क्या कह सकते हैं कि बिलोंग करता है वो H से। अतः हम कह सकते हैं कि H एक मतलब H उप समुच्चय समूह गुणात्मक समूह C नोड मल्टीप्लाई का एक उप समूह है। इस तरह से हमको कोई भी दो अवयव मानने और जो कंडीशन वहाँ पे अप्लाई हो रही है उस पर अप्लाई करके इस तरह से हमको प्रूव करना होता है। आई चीज़ समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्पल है, ठीक है, पहले आया हुआ भी है और वापस आने के इसके चांसेस भी है। तो एक बार आप रिपीट करके इसको समझ ले। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि H हमको पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है कि A प्लस आयोटा B, और जो A और B है वो किससे बिलोंग करते हैं, Q से। मतलब क्या है, परिमेय संख्या है, समूह C प्लस का एक उपग्रुप है। इस बार जो वो अपने पास जो संक्रिया है वो क्या है, इस बार प्लस की है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में संक्रिया किसकी थी, हमारी मल्टीप्लाई की थी। इस बार हमारी संक्रिया किसकी है, प्लस की है। देखो इसमें क्या चेंजेस होते हैं वो आप ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि H है या नहीं है, तो H इसमें पहले से गिवन है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना HC प्लस का एक उप समुच्चय है। सबसे पहले देखो उप समुच्चय को ही हम समूह उप समूह प्रूव कर सकते हैं। पहले उप समुच्चय तो होना ही चाहिए, तो मैं क्या मान लूँगा पहले कि माना HC प्लस का एक उप समुच्चय है। सबसे पहले तो हमको ये लाइन लिखनी है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो हमारे पास H क्या दे रखा है हमको कि A प्लस आयोटा B, और A और B कहाँ से बिलोंग करते हैं, Q से। ये हमको क्या दे रखा है, H दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमको वही करना है कि दो अवयव पहले लेने हैं। लेकिन इसमें देखो कंडीशन हमको AB इन्वर्स वाली नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, जो गुणा होता है, गुणा के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं हम कि A बिलोंग करता है H से, B बिलोंग करता है H से, तो AB इन्वर्स से किससे बिलोंग करना चाहिए, H से करना चाहिए। लेकिन जब जोड़ होता है, मतलब जो जोड़ संक्रिया होती है उसके लिए थोड़ा उल्टा होता है। क्या होता है, यदि A बिलोंग करता है H से, B बिलोंग करता है H से,
तो a माइनस बी बिलोंग करना चाहिए किससे, h से। ये किसके लिए होती है, जोड़ संक्रिया के लिए। ये दो रूल अपन को याद होने चाहिए। गुणा संक्रिया के लिए क्या कहते हैं हम कि a बिलोंग करता है h से, b बिलोंग करता है h से, तो a b इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए h से। लेकिन जोड़ संक्रिया के लिए क्या होता है कि a बिलोंग करता है h से, b बिलोंग करता है h से, तो a माइनस बी बिलोंग करना चाहिए h से। तो यदि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है, ये वाली शर्त पूरी हो जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह उपसमुच्चय एक इस ग्रुप का उपसमूह भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसके लिए तो हम ये वाली सेकेंड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी दो अवयव मान लो, तो ये हमारा h दिया हुआ है, इसमें दो अवयव हमको मानने हैं। ये तो पूरे h की वैल्यू दे रखी कि उपसमुच्चय जो इस प्रकार से a प्लस आयोटा b से, लेकिन इस बार a और b तो मान नहीं सकते क्योंकि वो पहले से यहाँ पे है। तो इस बार हम क्या मान लेंगे, माना x और y किससे बिलोंग करते हैं, h से। दो अवयव हमने कौन कौन से मान लिए, x और y, जो किससे बिलोंग करते हैं, h से बिलोंग करते हैं। तो यदि x बिलोंग करता है h से, तो उसके लिए ये किस प्रकार होगा ये समुच्चय, तो x इक्वल टू मैं क्या मान लूँगा, a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है। और यदि y बिलोंग करता है h से, तो उसके लिए किस प्रकार हो जाएगा ये, y इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2, जहाँ पे a1 और b1 क्या है, किससे बिलोंग करेंगे, q से, और a2 और b2 भी किससे बिलोंग करेंगे, q से। आई चीज़ समझ में आपको। तो ये दो चीज़ें तो हमको समझ में आ गई कि कोई भी दो अवयव मान लो आप, कि मैंने इस बार x और y क्यों माने, क्योंकि a और b पहले से यहाँ पे उपस्थित है। तो x और y मान लिया, यदि x बिलोंग करता है तो x के लिए भी ये वाली प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी कि a1 प्लस आयोटा b1, और y को क्या लिख दूंगा मैं, a2 प्लस आयोटा b2, क्योंकि ये पूरा एक समुच्चय है ना, ये समुच्चय की डेफिनेशन है। आई समझ में इसके लिए, इस वाले समुच्चय के लिए। अब हमको प्रूव क्या करना है कि x माइनस वाई, जैसे a माइनस बी था तो हम क्या प्रूव करेंगे, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई मैं निकालूंगा, तो x की क्या वैल्यू है, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2, ये हो रहा है। तो देखो इसको a1 प्लस आयोटा b1 तो एज इट इज़ मेरा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस a2 और माइनस आयोटा b2, इसमें a1 और a2 को साथ कर लूँगा मैं, a1 माइनस a2, और आयोटा कॉमन ले लूँगा, तो ये दोनों साथ हो जाएंगे b1 माइनस b2। देखो a1 भी किससे बिलोंग करता है, q से, b1 भी, a2 भी किससे बिलोंग करता है, q से। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, एक परिमेय संख्या ही होगी। और b1 भी किससे बिलोंग करता है, q से, b2 भी किससे बिलोंग करता है, q से, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, q से। और दोनों में साथ में क्या चल रहा है, देखो आयोटा चल रहा है, मतलब एक पूरी क्या है, एक समिश्र संख्या बन रही है। मतलब ये पूरा x माइनस वाई भी किससे बिलोंग करेगा, h से, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, x और y किससे बिलोंग कर रहा है, h से, तो x माइनस वाई भी किससे बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये h उपसमुच्चय इस समूह C प्लस का एक उपसमूह है। इस प्रकार से हमको प्रूव करना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, दो अवयव मानने हैं, ठीक है। उनके लिए जो कंडीशन दे रखी है उनको अप्लाई करो एक बार, और जो कंडीशन हमको प्रूव करनी है वो लिख लो। यदि गुणा है तो हमको ए बी इनवर्स प्रूव करना है, और यदि जोड़ की संक्रिया है तो हमको x माइनस वाई या a माइनस बी हमको प्रूव करना है। इस तरह से हमको प्रूव करना होता है। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि H समूह C नोड मल्टीप्लाई, इस बार संक्रिया क्या दे रखी है हमको, मल्टीप्लाई की, ठीक है ना। मतलब क्या प्रूव करना होगा हमको, ए बी इनवर्स, आई चीज़ समझ में, का एक उपग्रुप है। मतलब H उपसमुच्चय इस समूह का एक उपग्रुप है, और हमको H का क्या दे रखा है हमको कि a प्लस बी रूट 2, ये इस बार हमको H की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो मतलब इस बार जो हमारे अवयव होंगे इस फॉर्म में होंगे। ए बी किससे बिलोंग करता है, Q से, बी भी किससे बिलोंग करता है, Q से। लेकिन ये वाली प्रतिबंध भी यहाँ पे लगा होना चाहिए अप्लाई कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। कोई दिक्कत है, अब यहाँ पे हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमको h क्या दे रखा है कि a प्लस बी रूट 2, तो वहाँ पे ये वो लाइन तो हमको लिखनी है कि माना h C नोड मल्टीप्लाई का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। ये वाली लाइन तो हमको लिखनी है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब हमको ये h दे रखा है, तो हम कोई भी दो अवयव मान लेंगे, कोई भी अवयव मान लो, कौन से अवयव मानेंगे, x और y, जो किससे बिलोंग करते हैं, h से बिलोंग करते हैं। x और y क्यों माने, क्योंकि a और b पहले से यहाँ पे है, ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या माने, x और y। यदि x बिलोंग करता है h से, ठीक है, यदि x बिलोंग करता है h से, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस बी1 रूट 2। यदि y बिलोंग करता है h से,
तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू A2 प्लस B2 रूट 2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है वो एक बार मैं लिख देता हूँ आपके सामने कि x बिलोंग करता है h से, y बिलोंग करता है h से, तो एक्स वाई इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए h से। एक्स वाई इन्वर्स क्यों आया इस बार, क्योंकि इन्वर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे संक्रिया कौन सी है हमारी, गुणा की संक्रिया है। संक्रिया कौन सी है हमारी, गुणा की संक्रिया। इसलिए हमको इस बार क्या प्रूव करना है, एक्स वाई इन्वर्स भी बिलोंग करता है h से। तो किस प्रकार करेंगे, देखो वही एक्स वाई इन्वर्स फाइंड कर लेंगे और लास्ट में हमको प्रूव करना होगा कि वो h में उपस्थित है। हमको क्या प्रूव करना है, एक्स वाई इन्वर्स। तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, a1 प्लस B1 रूट 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या आई थी, A2 प्लस B2 रूट 2। लेकिन इसके ऊपर क्या चल रहा है, इन्वर्स चल रहा है, क्योंकि y के ऊपर भी क्या चल रहा है, इन्वर्स, ठीक है। ये A1 प्लस B1 रूट 2 तो मेरा एज इट इज़ है। इन्वर्स का मतलब क्या है, नीचे चला जाएगा डिवाइड में, A2 प्लस मतलब पावर किसी के ऊपर -1 है तो नीचे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, B2 रूट 2। ये हमारे पास आया है। आपको पता है नीचे रूट की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, परिमयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो परिमयकरण करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि A2 माइनस, साइन चेंज हो जाता है, माइनस B2 रूट 2 और डिवाइड में वापस A2 माइनस B2 रूट 2। ऐसा ही करते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर क्या चल रहा है देखो, A1 प्लस B1 रूट 2 और A2 माइनस B2 रूट 2। तो मल्टीप्लाई कर लो, A1 इंटू A2, A1 A2, A1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस A1 B2 रूट 2, B1 का करेंगे A2 से तो प्लस B1 A2 रूट 2 और B1 का B2 से करेंगे तो माइनस, क्या बचेगा हमारे पास, B1 B2। देखो रूट 2 का रूट 2 से होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। आपको पता है कोई भी दो रूट की संख्याओं को मल्टीप्लाई करता है तो रूट हट जाता है। अब देखो डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में A2 प्लस B2 रूट 2, A2 माइनस B2 रूट 2, मतलब A प्लस B और A माइनस B, यानी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A2 का स्क्वायर माइनस B2 रूट 2 का स्क्वायर। आई चीज़ समझ में। तो देखो क्या चल रहा है हमारे पास, एक्स वाई इन्वर्स इक्वल टू, ऊपर क्या चल रहा है, अब यहाँ पे जो रूट टू वाली संख्या है उनको अलग कर लो और विदाउट रूट वाली को अलग कर लो। A1 A2 हमारा बिना विदाउट रूट वाला है तो इसको अलग कर लिया, और यहाँ पे ये भी संख्या है 2 B1 और B2, ये भी बिना रूट किए तो इनको अलग कर लिया। बचा क्या हमारे पास, ये दोनों संख्या है, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, रूट 2 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, रूट 2, तो क्या बचेगी, B1 A2 और माइनस A1 B2। आई चीज़ समझ में। और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, देखो A2 का स्क्वायर ये एज इट इज़ है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2, और B2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, B2 स्क्वायर। ये आ गई चीज़ समझ में आपको। अब देखो आगे क्या करेंगे, एक्स वाई इन्वर्स तो मेरा चल रहा है एज इट इज़, ठीक है ना। अब इनको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कैसे कि A1 A2 माइनस 2 B1 और B2, डिवाइड में क्या चल रहा है, A2 का स्क्वायर माइनस 2 B2 का स्क्वायर। इस वाले पोर्शन को अलग कर लिया और इस रूट 2 वाले को अलग कर लेंगे कि रूट 2 को बाहर ले लिया, और B1 A2 माइनस A1 B2 ये तो ऊपर चल रहा है, और डिवाइड में ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर माइनस 2 B2 का स्क्वायर। ये हमने अलग अलग टर्म्स कर ली इसको। अब हमको प्रूव करना है कि ये वाली जो वैल्यूज़ है ये भी किस में उपस्थित है, एच में उपस्थित है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, हमको 3 वहाँ पे कंडीशन दे रखी थी। क्या कंडीशन दे रखी थी कि ए बी बिलोंग कर रहा था क्यू से, बी बी बिलोंग कर रहा था क्यू से, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन हमको वहाँ पे गिवन थी, ठीक है ना। तीनों कंडीशन हमको वहाँ पे गिवन थी। तो देखो इसको यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे हम, यदि मैं इसको, हमको मतलब जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इसका हमको क्या, पहले सबसे पहले तो क्या प्रूव करना है कि ये वाली टर्म भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये वाली टर्म भी एक परिमेय संख्या है। यदि ये दोनों टर्म्स परिमेय संख्या में प्रूफ हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किससे बिलोंग कर जाएगा, एच से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि उसका प्रत्येक अवयव किससे बिलोंग कर रहा था, क्यू से। तो इसको परिमेय संख्या कब प्रूव कर सकते हैं, तो हमको पहले ये प्रूव करना होगा कि ये नीचे वाली संख्या कभी 0 नहीं होगी। हमको ये प्रूव करना होगा। ये कैसे प्रूव करेंगे, मैं उल्टा मान लूँगा। क्या मान लूँगा कि A2 स्क्वायर माइनस 2 B2 स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। मैंने उल्टा मान लिया कि ये 0 है। तो मानेंगे तो क्या आएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 B2, यही हो जाएगी मेरी। तो देखो यदि A2 की वैल्यू रूट 2 B2 है, मतलब A2 क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रूट
A2 क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, A2 क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब हमने जो ये कथन माना है ना कि A2 स्क्वायर माइनस 2B2 स्क्वायर, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मतलब ये वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। ऐसा इसके लिए भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये भी कभी क्या नहीं हो, दोनों सेम ही वैल्यू है, तो ये मतलब ये वाली टर्म कभी जीरो हो ही नहीं सकती, मतलब ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः कुल मिला के हमको इन दोनों टर्म्स को परिमेय संख्या प्रूव करनी थी कि A1 A2 माइनस 2B1 B2 डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर माइनस 2B2 का स्क्वायर, मतलब ये पूरी टर्म ये किससे बिलोंग करेगी, Q से। और इधर ये वाली टर्म कौन सी है कि B1 A2 माइनस A1 B2 डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर माइनस 2B2 का स्क्वायर, ये भी किससे बिलोंग करेगी, Q से बिलोंग करेगी। ठीक है ना। तो ये पूरी जो एक्स वाई इन्वर्स है वो किससे बिलोंग करेगा, H से बिलोंग करेगा। आई चीज़ समझ में। तो हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग कर रहा था H से, y भी बिलोंग कर रहा है H से, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक्स वाई इन्वर्स भी किससे बिलोंग कर रहा है, H से। अतः H उपसमुच्चय एक ग्रुप G का एक उपसमूह होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब आप बोल रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं कराया, तो वो एग्जाम्पल बहुत इजी है, जो हमने स्टार्टिंग के जो एग्जाम्पल किए उनसे रिलेटेड ही है या वैसा का वैसा ही है। तो आप एक बार ट्राई करें, फिर भी आपको नहीं आए तो आप PDF में देख लेना, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना। और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे वो इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा, प्लस वो ईजी भी है, इसलिए मैंने वो नहीं कराया। ये एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। यदि A किसी समूह G का एक अवयव हो, मतलब A उस समूह का क्या एक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका प्रसामान्यक N ऑफ A क्या है, प्रसामान्यक N ऑफ A G का एक उपसमूह है। मतलब इस बार जो H है वो क्या है, हमारा प्रसामान्यक को हम कैसे दर्शाते हैं, N ऑफ A से। और प्रसामान्यक होता है क्या, प्रसामान्यक का मतलब ये होता है, इसकी ये जो डेफिनेशन है वो दे रखी है। क्या दे रखी है कि x यदि x बिलोंग करता है G से, मतलब G का कोई भी अवयव हो, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि AX इक्वल टू x है। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। आई चीज़ समझ में। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रसामान्यक। क्या बोलते हैं हम, प्रसामान्यक। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल भी है। ठीक है ना। तो दोनों सेम एग्जाम्पल है, एज इट इज़ सेम है। ठीक है ना। तो जो इसको जैसा करा रहा हूँ उसको भी ऐसा ऐसा ही करना है। तो ध्यान से समझ लेना इसमें क्या क्या स्टेप करनी है आपको। सबसे पहले तो हमको क्या दे रखा है कि N ऑफ A दे रखा है। कितना दे रखा है, मतलब N ऑफ A की डेफिनेशन क्या दे रखी है कि x बिलोंग करता है G से। तो हम लिख सकते हैं कि AX बराबर x है। ये वाली कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कोई भी एक अवयव मान लिया, मैंने अवयव मान लिया G का E अवयव मान लिया। क्या अवयव मान लिया मैंने, E, कि E किस में उपस्थित है, G में उपस्थित है, जो किससे बिलोंग करता है, N ऑफ A से। ठीक है ना। वो किससे, N ऑफ A से भी बिलोंग करता है। कोई भी एक अवयव मान लिया मैंने E, नहीं ऐसा नहीं है, एक बार मैं वापस आपको समझाना चाहता हूँ कि A कोई किसी समूह G का अवयव है, तो उसको हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि AX बराबर XA, ऐसा हम लिख सकते हैं। और जो X रहेगा वो किससे बिलोंग करेगा, G से ही बिलोंग करेगा, मतलब X भी किसका, लेकिन ये एक तरह से हमने इसको अलग निकाल लिया है बाहर। क्या निकाल लिया, N ऑफ A में लेके आ गए इसको, एक तरह से ये H हो गया। आप इतना समझो, आप कन्फ्यूज मत हो आप, कि आप इतना समझो कि H इक्वल टू हमने Na माना है, और ये अवयव है जो कहाँ से लिया, मैंने G से ही लिया है, और ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो मैंने एक अवयव ले लिया E, कहाँ से लिया, G से या X से, हम कहाँ से भी मान सकते हैं। अब उस पर हम ये कंडीशन अप्लाई करके देख रहे हैं हो रही है या नहीं हो रही है। तो यदि मैं अप्लाई करके देखता हूँ तो क्या आएगा, देखो x की जगह क्या ले लूँगा E, और वापस x की जगह क्या ले लूँगा E। तो हमको पता है जब भी तत्समय के साथ किसी अवयव का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वापस अवयव मिल जाता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि N ऑफ A G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तो अभी आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या, क्योंकि अपन ने प्रसामान्य वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, इसलिए हमारा कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना। तो अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको ये स्टेप लिखनी है, और आपको एक भी कोई अवयव लेना है, E लेना है, जो किससे बिलोंग करेगा, N ऑफ A से बिलोंग करेगा, और उसको किसकी जगह रखना है, हमको x की जगह, और हमको क्या मिल जाएगा, A मिल रहा है वापस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि N ऑफ A G का एक अरिक्त उपसमुच्चय तो है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये उपसमुच्चय तो है, लेकिन ये उपसमूह भी है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही दो अवयव लेंगे, माना कि x1 और x2, जो किससे बिलोंग करेंगे, N ऑफ A से, क्योंकि हमारा उपसमुच्चय क्या है इस बार, N ऑफ A है। आई चीज़ समझ में। जब हम N ऑफ x1 बिलोंग करेगा N ऑफ A से, N ऑफ A के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, AX1 इक्वल टू x1 A, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट।
जब x2 बिलोंग करेगा एन ऑफ ए से तो हम क्या लिखेंगे कि AX2 इक्वल टू X2A। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमको देखो यहाँ पे संक्रिया कौन सी लग रही थी, इस क्वेश्चन में हमको कोई संक्रिया दे नहीं रखी थी, तो हम कौन सी संक्रिया यहाँ पे यूज़ लेंगे? यहाँ पे हम संक्रिया यूज़ लेंगे कि मल्टीप्लाई वाली। कौन सी संक्रिया यूज़ लेंगे? मल्टीप्लाई की। यदि x1 बिलोंग कर रहा है एन ऑफ ए से, y1 बिलोंग कर रहा है एन ऑफ ए से, सॉरी x2 बिलोंग कर रहा है एन ऑफ ए से, तो x1 और x2 का इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए किससे? एन ऑफ ए से। ये वाली कंडीशन हमको यहाँ अप्लाई करनी है, ठीक है ना। देखो अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड का। किसका यूज़ लेंगे? हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारी? AX2 इक्वल टू X2A। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पे कुछ हमको करना पड़ेगा तालमेल। क्या करना पड़ेगा? x2 इन्वर्स और x2 मतलब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? x2 इन्वर्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड में भी करना पड़ेगा और राइट हैंड में भी करना पड़ेगा। x2 इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया, बीच में क्या चल रहा है? AX2, और इधर भी हमने किसका मल्टीप्लाई किया? x2 इन्वर्स का। इधर साइड भी ये होगा, x2 इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया, अंदर क्या चल रहा है? x2A, और किसका मल्टीप्लाई किया? x2 इन्वर्स का, ठीक है ना। अब किसका यूज़ ले लेंगे? यहाँ पे साहचर्यता का यूज़ ले लेंगे, और पेयर किसका किसका बना देंगे? x2 इन्वर्स और A का, और x2 इन्वर्स का। इधर भी ऐसा ही कर देंगे, इन दोनों का पेयर बना देंगे, तो क्या आएगा? x2 इन्वर्स x2 और x2 इन्वर्स। x2 इन्वर्स ए तो हमारा क्या रहेगा? एज इट इज़ रहेगा, और ये क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा, और इधर क्या होगा? देखो ये भी ई बन जाएगा हमारा, और ये साथ में क्या चल रहा है? AX2 इन्वर्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? और ई के साथ किसी अवयव का मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो अवयव भी आ जाता है, यानी x2 इन्वर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? AX2 इन्वर्स। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? थर्ड, ठीक है। अब हमको देखो जो प्रूव करना है, इसका मतलब क्या हुआ? x2 इन्वर्स ए बराबर AX2 इन्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि x2 इन्वर्स भी किस में उपस्थित है? एन ऑफ ए में उपस्थित है, क्योंकि ये प्रक्रिया हम किसके लिए कर रहे थे? x के लिए कर रहे थे ना, x a बराबर x मतलब x उसमें उपस्थित था। यहाँ पे ये इसके लिए भी सिद्ध कर दिया हमने, x2 इन्वर्स के लिए भी, मतलब x2 इन्वर्स भी किस में उपस्थित है? एन ऑफ ए में उपस्थित है। अब यहाँ पे हम पुनः अब हमको फाइंड करना है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो ये वाली कंडीशन हम लिख देंगे, और हमको प्रूव क्या करनी होगी? AX वाली। हम क्या लिख देंगे, या इसको लिख दो, ये प्रूव कर दो। जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ कि ए तो मेरा एज इट इज़ है, x की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? x1 और x2 का इन्वर्स, जो हमको प्रूव करना था, जो हमने डिसाइड किया था कि हमको प्रूव क्या करना है कि x1 x2 का इन्वर्स। तो मैं इस राइट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, और मुझे प्रूव क्या करनी है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मैं राइट हैंड साइड को लेके चलूँगा, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको मैं अलग करके लिखूँगा, तो AX1 और x2 इन्वर्स एज इट ही चल रहा है, सेपरेट कर दिया उसको। कोई दिक्कत है? अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x1A लिख सकता हूँ, और ये साथ में क्या चल रहा है? x2 इन्वर्स। अब देखो ये क्या है मेरा, इसमें इस बार वापस मैंने क्या किया? x1 को सेपरेट कर दिया, और मैंने क्या किया? AX2 इन्वर्स को शामिल में लेके आ गया, तो ये x1 एज इट इज़ है मेरा। देखो AX2 इन्वर्स की वैल्यू क्या है? यहाँ से AX2 इन्वर्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? x2 इन्वर्स है, तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया? x2 इन्वर्स ए। तो देखो वापस मैं यहाँ पे साहचर्यता लगा दूंगा, तो x1 और x2 इन्वर्स, और साथ में क्या चल रहा है? ए चल रहा है, और इधर मैंने क्या लेके चला था? x1 और x2 इन्वर्स, x1 और x2 इन्वर्स, और लेके क्या आ गया? x1 x2 का इन्वर्स और ए। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? AX बराबर XA, और हमको केवल यही प्रूव करना था। यदि ये प्रूव हो जाता तो हम क्या कह सकते हैं कि x1 और x2 भी इन्वर्स भी किससे बिलोंग करता है? एन ऑफ ए से या H से बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? उपसमूह होगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो उसको भी ऐसा कैसे करना है। सबसे पहले तो हमको क्या दे रखा है? एन ऑफ ए की डेफिनेशन दे रखी है कि x बिलोंग करता है G से, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, AX इक्वल टू XA। मैंने एक अवयव ले लिया तत्समक वाला ई, कि ई बिलोंग करता है एन ऑफ ए से, तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई की, तो मुझे वापस अवयव मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि एन ऑफ ए भी जी का एक क्या है? अरिक्त उपसमुच्चय है। अब हम क्या करते हैं? हमेशा दो अवयव लेते हैं, तो मैंने दो अवयव ले लिए, x1 और x2, जो किससे बिलोंग करते हैं? एन ऑफ ए से बिलोंग करते हैं। जब मैं x1 के लिए बात करूंगा तो ये वाली कंडीशन x1 के लिए अप्लाई हो जाएगी। जब हम x2 के लिए बात करेंगे तो ये वाली कंडीशन x2 के लिए अप्लाई हो जाएगी। मतलब जो इसका अवयव होगा उसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी। आई चीज़ समझ में? जिसके लिए कंडीशन अप्लाई हो जाएगी जिस अवयव के लिए, मतलब समझ लो वो किसमें उपस्थित है? एन ऑफ ए में उपस्थित है।
तो हमको प्रूव क्या करना है कि x1 बिलोंग करता है NO पे से, x2 बिलोंग करता है NO पे से, तो x1 और x2 इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए NO पे से। मतलब हमको प्रूव करना है कि इस वाले अवयव के लिए ये वाली कंडीशन हमको अप्लाई हो जानी चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ लूँगा, इसका यूज़ लिया और x2 इन्वर्स और x2 इन्वर्स का मल्टीप्लाई कराया दोनों ओर, तो मुझे लास्ट में ये वाली टर्म मिली। क्या टर्म मिली कि x2 इन्वर्स a बराबर a x2 इन्वर्स। मतलब x2 इन्वर्स के लिए भी ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। मतलब x2 इन्वर्स भी किस में उपस्थित है, NO पे में उपस्थित है। अब हमको जो प्रूव करना है वो लेके चलते हैं साथ में। हमको प्रूव क्या करना है, देखो हमको प्रूव ये करना है कि a x1 x2 इन्वर्स अवयव की जगह ये लिख दूंगा और बराबर में x1 x2 इन्वर्स और मल्टीप्लाई में a, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो मैं कोई भी एक टर्म लेके चलूँगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा या राइट हैंड साइड। तो मैं कौन सी टर्म लेके चल रहा हूँ, कौन सी साइड लेके चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, कि a x1 x2 इन्वर्स इसको लेके चल रहा हूँ। इससे मुझे क्या प्रूव करना है, ये वाले। यदि ये चीज़ आ जाती है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x1 x2 इन्वर्स की भी किस में उपस्थित है, इस NO पे में उपस्थित है। तो मैंने ये वाली टर्म यहाँ से प्रूव कर दी। तो मेरे पास क्या आ गया कि x1 x2 भी किस में उपस्थित है, NO A में। ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल नंबर 6 भी है, ठीक है ना, उसको भी हम ऐसा कर सकते हैं। सेम टू सेम है बिल्कुल, यहाँ पे x है तो वहाँ पे g है बस। तो इस वीडियो में हमने कितने एग्जाम्पल पढ़े, एग्जाम्पल नंबर 1st, 2nd, 3rd और 5th। जो 4th एग्जाम्पल है वो भी इजी है, आप कर सकते हैं। और 6th एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो एज इट इज़ है, बिल्कुल दोनों क्या है, सेम है। तो ये आपको 6 के 6 एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 है वो भी बहुत ईजी है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसको मैं अभी छुड़ा रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करना है। इस वीडियो में हमने केवल एग्जाम्पल कंप्लीट किए, अभी भी आगे 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरम्स का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, जो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको और लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।